कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। स्नेह, तुम समझ गई हो ना जो मैंने समझाया? हाँ समझ गई, इसलिए मैं अब सोने जा रही हूँ, स्नेह बोली तो इला ने शरारती मुस्कान दी और बाकी सब ने अपना सर पकड़ा। आधी रात हो गई थी। मोह ना जाने कितने फ़ोन ट्राई कर चुका था स्नेह का, वो उठा ही नहीं रही थी। उसने चुन्नू और इला का भी नंबर ट्राई किया पर उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। अजीब सी तकलीफ थी उसे। और उधर स्नेह, उसे भी नींद नहीं थी। उसका फ़ोन इला मैडम लेकर चली गई थी, वो भी साइलेंट लगाकर, ताकि स्नेह जान ना सके कि मोह फ़ोन करता है कि नहीं। स्नेह के मन में उसके कहे हुए शब्द जैसे बजने लगे थे अब तक। मुझसे दूर होती हो ना तुम जब, तो मुझे सांस लेना भी मुश्किल लगता है। वो बाहों में भरकर जाने कितनी बार बोल चुका था उसे। पता नहीं खाना खाया होगा भी उन्होंने कि नहीं, स्नेह खुद से पूछ बैठी। ये एहसास नाराज़गी कैसी भी हो, उसके इश्क पर शक तो उसका दिल सपने में भी नहीं कर सकता। और फिर इतना कहाँ नाराज़ होना आता था उसे। स्नेह धीरे से उठी और इला के बिस्तर की तरफ बढ़ी और धीरे से उसके पास से मोबाइल उठा साल लपेटे हुए किचन में आ गई। मोबाइल देखा, 50 मिस्ड कॉल थी मोह की। स्नेह का दिल पसीज सा गया था उसके लिए। वो उसकी आवाज़ सुने बिना सो जाए, ऐसा कभी हुआ है? दिल तो किया, वापस करे फ़ोन। फिर ख्याल आया कहीं नाराज़ ना हो गया हो अभी, या फिर सो तो नहीं गए। वो बस इसी सोच पाई थी कि स्क्रीन पर एक बार फिर से उसका नाम जगमगा उठा। स्नेह ने धीरे से फ़ोन पिक किया। स्नेह, उम्मीद से अलग बेहद बेताबी से मोह बोला। पलकें नम हुई थी स्नेह की उसके मुंह से अपना नाम सुनकर। इतनी नाराज़ हो गई कि ये भी भूल गई कि कैसे रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। नहीं तो मैं कहाँ नाराज़ हुई। हो जाओ नाराज़ स्नेह, मैं मना लूँगा, बस यूं दूर ना हुआ करो मुझसे। मैंने नहीं रोका तुम्हें तो तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता था। तुम्हें अपने मोह पर शक है। मैं बस मजाक कर रहा था स्नेह, मैं पागल हो रहा हूँ तुम्हारे लिए। वापस आ जाओ स्नेह। और उस वक्त जब तुम जा रही थी मुझे यही कहना था कि मत जाओ स्नेह, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना। मोह एक सांस में पूरी तड़प बता गया और स्नेह रो पड़ी। रो क्यों रही हो? रोना बंद करो। और आज एक बार तुमने मुझे खुद को छूने भी नहीं दिया, वो शिकायत करके बोला। मैंने क्या मना किया था? आप ही तो दूर थे, स्नेह आंसू रोक कर बोली। तो अब हंसाओ, मोह सोखी से बोला तो स्नेह की पलकें हैरानी से उठी। जी आप? बाहर खड़ा हूँ, मोह आगे बोला तो स्नेह फिक्र से भर गई। हद करते हैं आप, बाहर इतनी ठंड है, देख नहीं रहे कितनी सर्दी पड़ने लगी है आजकल। और अगर मैं फ़ोन ना उठाती तो आप? मेरी बीवी मेरा फ़ोन ज़रूर उठाएगी, मुझे पता है। मोह उसकी बात पूरी होने के पहले ही बोला तो स्नेह ने फ्रिज के ऊपर से चाबी उठाई और इधर उधर देखते हुए मेन गेट की तरफ दौड़ी। शुक्र है सर्दियों में सब कमरे का दरवाज़ा बंद करके ही सोते हैं। स्नेह ने धीरे से दरवाज़ा खोला और वो सामने, उसकी आंखों के सामने बाहें फैलाए खड़ा था। स्नेह भागकर मोह के सीने में समा गई और उसने गहरी सांस लेकर उसे अपने आगोश में भर लिया, कस के, जैसे कितने दिन बाद मिली हो। सच ही तो था, उसके बिना एक पल भी साल बराबर लगता था मोह का। होना भी चाहिए ये नाराज़गी के बाद मिलने की तड़प। अगर दोनों तरफ बराबर हो तो समझ लेना, प्यार जिंदगी की मुश्किलों को आराम से काट देगा, बिल्कुल मोहब्बत से। हल्की धुंध की चादर तो हल्की धुंध की चादर तले सर्द सी रात में उसके आगोश की गर्मी, यूं जैसे किसी भीगती हुई रात में सर छुपाने के लिए मिली छत। बस ये वक्त यहीं थम जाए, इस वक्त, इस रात की कभी सुबह ही ना हो। आज यूं लगा जैसे उनके प्यार की डोरी से बंध कसूल का वो मौसम उनसे मिलने आ गया हो। कैसे हैं आप? सिर सर्द में चले आए, कितनी सर्दी है, स्नेह शिकायत कर उससे बोली तो मोह मुस्कुराया। क्या करूं, एक तो मेरी बीबी नाराज, ऊपर से साथ में नहीं, मुझे और कुछ कैसे याद रहता। मोह धीरे से उसके बालों को संभाल कर बोला। अब भी नाराज हो? आपसे नाराज होकर कहाँ जाऊंगी, स्नेह धीरे से बोली।
मेरे पास मैं हूँ ना, और वैसे भी जब मेरी स्नेह मुझे नाराज़ रहने नहीं देती तो मैं कैसे उसे नाराज़ रहने दे सकता हूँ। मैं बस मजाक कर रहा था स्नेह, तुम मुझसे कभी दूर ना जाया करो। मैं आपसे कहाँ दूर हूँ। स्नेह उसे अपनी साल में लपेटते हुए बोली तो मोह ने धीरे से उसे बाहों में लेकर खुद को उसके साथ शॉल में लपेट लिया। खाना खाया था आपने? तुम बनाकर तो आई थी मेरे लिए पालक पनीर, वही खाया था। मोह उसके गालों को होठों से छूते हुए बोला। सुबह में बनाया था मैंने वो तो। स्नेह सिमटती हुई बोली। तो क्या हुआ, मैंने रात को खा लिया। माँ बता रही थी मुझसे कि तुमने बहुत मन से बनाया था मेरे लिए। घर चलो स्नेह, मोह बेकरारी से उसके होठों को प्यार करते हुए बोला। लेने आएंगे तभी आऊँगी। स्नेह शर्मा कर बोली। आया तो हूँ, चलो ना। ऐसे थोड़ी ना होता है। स्नेह वैसे ही बोली तो वो बेकरार हुआ। जान ले लो मेरी तुम, ऐसे बोलकर। ऐसे ना कहा करिए। स्नेह उसके होठों पर हाथ रखकर बोली। नहीं, मैं ऐसे बोलूँगा और तुम ऐसे ही चली आई। एक बार किस तो दूर, गले तक नहीं लगाया मुझे। मोह शिकायत कर बोला। मैंने क्या मना किया था, आप ही तो मजाक करने में लगे हुए थे मुझसे। तो तुम कर लेती, मन नहीं होता मुझे देखकर क्या तुम्हारा मुझे प्यार करने का। बोलो, प्यार नहीं आता मुझ पर? मुझे तो बहुत आता है, इतना कि मन करता है खा जाऊं तुम्हें। मोह उसकी कमर पकड़ता उसकी तरफ झुकता हुआ बोला तो स्नेह ने उसके लबों पर हाथ रखा। क्या कर रहे हैं, हम रोड पर हैं, आप भी ना। क्या आप भी ना, मतलब मुझे देख प्यार नहीं आता तुम्हें? मोह बच्चों सा बोला तो स्नेह ने मुस्कुराकर नज़र उसकी तरफ उठाई। पिस्ता ग्रीन शर्ट जो रात के अंधेरे में हल्की रोशनी में सुरमई सी लग रही थी, बिना सेट किए हुए बिखरे से बाल, बड़ी बड़ी भीगी पलकों की आंखें और ठंड में सुर्ख हुए होठ। सुंदरता के मायने सौंदर्य प्रसाधन लगाकर नहीं मापे जा सकते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पुरुष ही होते हैं। कभी कभी बिखरे बिखरे भी हमारी 2 घंटे की मेहनत एक पल में खराब कर सकते हैं। कामदेव ने स्त्रियों की सुंदरता में कामुकता दी है तो पुरुषों की सुंदरता में वो खुद आकर खड़े हो गए। जैसे होता है ना फुल ऑन पैकेज, बस वही। अब देखती ही रहोगी क्या, कुछ कहोगी नहीं? मोह उसे यूं खामोश देखकर बोला। एक तो उसकी ये कभी कभी उठने वाली पलकें उसकी जान ले लेती हैं, ऊपर से उसकी बेसब्री जो उसके इतने करीब रहकर उसके लबों को देखकर मोह की जान लिए हुए थी। कभी कभी मुझे अपनी इस आदत पर गुस्सा आता है। क्यों मैं आपको यूं हर वक्त नज़र उठाकर क्यों नहीं देख सकती? इस कदर प्यार आता मुझे आप पर। अपनी शर्म पर मुझे ऐतराज है। उसके लब हिले थे और उसके पति देव को लाजवाब कर गए। इश्क तो उसे भी है और बेहद है, पर स्नेह की ये अदा उसे मजबूर कर देती थी ये सोचने पर कि क्या वो उससे उतना प्यार नहीं करता जितना वो कम शब्दों में सता देती है। यही तो प्रेम की सबसे छोटी और आम सी परिभाषा है कि आपको हमेशा लगे कि आप कितना भी प्यार कर लें, आपका प्रेमी आपको आपसे ज़्यादा प्यार करता है। जिनके बीच ये बात है वही बस समझ लेना कभी मायूसी जगह नहीं ले सकती। स्नेह ने धीरे से बढ़ी हुई पलकें झुकाई और पंजों पर खड़े होकर खामोश खड़े मोह के माथे पर अपने होठ रख दिए। मोह की पलकें झुक गई, एक नशा सा उस पर तारी हुआ और उसका एख्तियार खुद से छूटा। इस कदर कि माथे से छूते हुए उसके लब जैसे ही नीचे आए उसने उन्हें लबों में समेट लिया। स्नेह ने खुद को छोड़ दिया उसके हवाले और उसने भी बस समेट लिया उसे खुद में उतरने के लिए। बढ़ती हुई रात की गहराई में सर्दी थोड़ी और खुली थी, इतनी कि वो दोनों एक शॉल में एक दूसरे में और सिमटने लगे थे। सुनिए, स्नेह धीरे से उसके बालों में उंगलियां फंसा कर बोली, जो उसकी कमर पकड़े उसके गले में मुंह घुसाए हुए था। मोह बेसब्री से बोला। घर जाइए ना, बहुत ठंड है। आपको ठंड लग रही है? ये कितनी पतली सी शर्ट पहने हैं आप। यहीं रुक जाऊंगा, ससुराल तो मेरी भी है। मोह जिद्दी सा हुआ था और स्नेह की सांस अटकी थी। नहीं, सब क्या सोचेंगे, आज ही तो मैं आई हूँ, और दिन होता तो सही था। और क्या कहूँगी मैं सबसे कि दामाद जी रात को थे नहीं, सुबह कहाँ से प्रकट हुए। तो मैंने कहा था आ जाओ, सामान भर कर आई क्यों तुम? और आई थी, मुझे क्यों नहीं लेकर आई? वो उसके पहलू से निकल अपने अवतार में आ चुका था।
इतना बड़ा बेबुनियादी ताना उसे देकर तो स्नेह का दिमाग घूम गया। हाथी भाई खुद के कर्म कांड वो उसके सर पर डाल रहा था। आपने ही तो कहा था, आपको याद नहीं? बात ना घुमाओ, मजाक भले ही मैंने किया था पर सामान तो तुम्हारा पहले से ही पैक था। और तुम खुद याद है ग्रीन साड़ी में कैसे तैयार हुई थी? मेरे लिए तो इतना जल्दी कभी तैयार नहीं हुई, वो भी इतना अच्छा। क्या बोलते रहते हैं, आधी बात मुझे समझ में ही नहीं आती आपकी। और धीरे बोलिए वरना घर वाले तो छोड़ो, मोहल्ले वाले आकर खड़े हो जाएंगे यहाँ। और मैं आपके लिए नहीं तैयार होती, यहाँ आ रही थी तो क्या तैयार तो आपके लिए ही हुई थी। स्नेह उसे धीरे धीरे समझा कर बोली, मुझे कुछ नहीं पता स्नेह, मैं नहीं जाऊंगा कहीं। क्यों पहना तुमने वो साड़ी जिसमें मैं तुम्हें गले तक नहीं लगा पाया? वेस्ट हो गया तुम्हारा पहनना। हाँ समझ गई, अगली बार वो साड़ी खाली पहनकर आपको गले लगा लूँगी। अब प्लीज़ प्लीज़ आप आज चले जाइए, फिर आ जाना। और मैं आई ही कितने दिन के लिए हूँ यहाँ, आपको मेरी कसम। मुझे कसम मत दिया करो तुम, बता रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, अगली बार नहीं दूंगी, अब जाइए ना। ठीक है, पर याद रखना मैं अब गुस्सा हूँ। मोह उसका गाल चूमते हुए उस अंधेरी गली में आगे बढ़ा। अब गाड़ी तो वो मोड़ पर पार्क कर आया था। सुनिए, स्नेह पीछे से बोली। अब क्या है? वो धीरे से बोला। ऐसे किनारे पर बल्ब लगे हैं ना, उनके नीचे रोशनी रोशनी में जाइए, ऐसे बीच बीच में ना जाइए। कोई जानवर सामने से आ गया तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो वो इसरार कर बोली, हाँ चाहती हो मेरी परछाई लोगों के खिड़की दरवाज़ों पर लगे और वो चोर समझकर मेरा मुंह फोड़ डाले। और जानवर मुझे नहीं दिखेगा, आंखें तो मैं घर पर छोड़ आया हूँ। मोह धीरे धीरे उसे अपने अंदाज में बोला, जी मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मतलब तो वही है। अच्छा ठीक है, संभल कर जाइएगा और गुस्सा ना हुआ करिए आप। जा तो रहा हूँ पर सोच लेना, अब की बार जब विदा करा के ले जाऊँगा ना, 10-12 साल यहाँ मत आना। और आना तो मैं खुद आऊँगा तुम्हारे साथ। मोह धमकी देकर उसे बाहों में भरकर आगे बढ़ा तो स्नेह ने मुस्कुराकर उसे पीछे से देखा। ये धमकी, ये प्यार, ये यहाँ रुकने की खुशी और जाने की भी जल्दी, ये सब कुछ उसमें ही तो समाया है। पहले तो ऐसा ना था, पर देखो आज दुनिया का हर सुख, हर एहसास तभी उसे खुशी देता है जब उसकी ज़िंदगी समेटे एक शख्स उसमें अपने इन तानों, धमकियों और सबसे ज़्यादा प्रेम का एहसास भर देता है। आप हैं तो सब कुछ है, वो धीरे से खुद से बोली और उसे दूर तक गुम होते देख उसका नंबर लगा घर की तरफ बढ़ गई। उठ जाओ असुरों, त्योहार सर पर है, कुछ काम धाम कर लो या सिर्फ ठूसना ही है बड़े बड़े। सुबह की सबसे अच्छी शुरुआत हुई कुंती भवन के आंगन में राधा की आवाज़ के साथ, जिसकी आत्मा झकझोर देने वाली धुन चुन्नू को तो बेड के नीचे के दर्शन करवा गई। हद है, इस घर में कोई सुकून से सो भी नहीं सकता। बुआ को भेजने के सुख से अभी सही से खुश भी नहीं हो पाया था। ये दिवाली आ गई, मैं नहीं कर रहा जाले साफ। चुन्नू बड़बड़ाता हुआ बाहर आया तो उम्मीद के मुताबिक जीवन, रमन, इला, विभा और कला स्नेह भी लाइन में खड़ी थी। सब लोग ध्यान से सुनो, दिवाली आ रही है इसलिए सिर्फ तुम्हारे बाबूजी और दोनों चाचा दुकान संभालेंगे और रमन और जीवन भी घर में काम करेंगे। राधा ने आर्डर पास किया। पर माँ हम क्यों, हम तो वैसे भी काम करते हैं। इन सब से बोलो, जीवन ने पैर पटके। हाँ आप सभी बहुत काम करते हो, हम तो कुछ करते ही नहीं। इला ने मोर्चा बेरोजगारों का संभाला। माँ इन सब को छोड़ो, हमारी तो अभी अभी शादी हुई है और हम अभी मायके आए हैं। विभा ने नया तीर छोड़ा। तो घर की बेटी नहीं रही तुम लोग, और तुम्हें ही क्यों प्रॉब्लम है? स्नेह तो कुछ नहीं कह रही, वो देखो सुबह ही उठकर घर के पर्दे निकाल चुकी है। सरिता पलट कर बोली, अरे तो स्नेह तो है ही कामेश्वरी देवी, हम नहीं करेंगे, खुद करिए आप लोग। हाँ तो तुम लोग आज से ठूसना बंद कर दो, क्योंकि हम जब साफ सफाई करेंगे तो खाना नहीं बनेगा। हम बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, चुन्नू तुरंत बोला। हाथ पैर तोड़कर चौराहे पर बिठा दूंगी अगर बाहर से कुछ भी आया, समझे तुम लोग? सुनीता हाथ में चमचा लिए बाहर आई। ये दादागिरी है। इला आगे आई, तो कुछ कर लोगी, हमारा है दादागिरी। चलो निकलो यहाँ से। और ध्यान से सुनो, जीवन और रमन कमरों के ऊपर वाले छज्जे साफ करेंगे क्योंकि वो बहुत ऊंचे हैं। कला और स्नेह घर के पर्दे और चादर धोएंगी। विभा सारी अलमारियाँ सेट करेगी
और तुम दोनों भूत घर के राक्षसों, घर के बाहर से लेकर किचन तक दादी का कमरा सबके जाले साफ करो। और ये आज का काम है, कल का कल बताएंगे। बाकी रीमा और ज्योति किचन साफ करेंगी और आप लोग सिर्फ हमें आर्डर पास करेंगी। रमन झल्ला कर बोला। हाँ, आर्डर ही तो पास करती हूँ, जिस दिन से इस घर में आई हूँ। बाकी काम तो तुम्हारे पापा करते हैं। अरे तुम लोग पसेरी भर भर कर जो खाते हो और जो 56 भोग तुम्हारे पापा दुकान पर जाते हुए हमें बता कर जाते हैं, वो तो हवा में बन जाता है। सरिता झल्लाई थी। ओए, आज सुबह इन त्रिमूर्तियों में से किसी की अपने पति से लड़ाई हुई थी? चुन्नू ने राजदारी से स्नेह से पूछा। तीनों की हुई थी, क्योंकि दोनों ताऊ जी के साथ पापा ने भी इस बात में हामी भरी थी कि घर में काम ही क्या होता है, क्योंकि नाश्ता लेट हुआ था। तभी उनका गुस्सा हमारे ऊपर लागू हुआ है। करे वो लोग भरे हम। ईला हाथ नचाकर बोली। मुँह ना चलाओ, हाथ भी चलाओ, राधा चिल्लाई। हाँ हाँ चलो सब लोग अपने हथियार उठाओ। ईला झाड़ू, कपड़ा, सीढ़ी सबकी तरफ बढ़ाकर बोली। चाय मिलेगी क्या? चुन्नू हाथ में ब्रश लिए बोला। बन रही है, मिल जाएगी। दादी कहाँ हैं? जीवन उनके कमरे की तरफ बढ़कर बोला। मंदिर गई हैं, आती होंगी, रमन बड़बड़ाता हुआ बोला। और शुरू हुई सफाई अभियान। दोपहर तक पूरा घर फैल चुका था। इस बीच ईला आनों को ठिकाने लगा चुकी थी और स्नेह अभी कुछ टाइम निकाल कर अपने पतिदेव से बात कर रही थी। क्या कर रहे हैं आप? सुबह से आपने फ़ोन भी नहीं किया था। तुम देखती कहाँ हो? आज घर में सब साफ हो रहा है। ताई जी ने 2 लोग बुलवाए हैं, क्योंकि भैया सिर्फ डांट खा रहे हैं और विवेक को बुखार है। और आप? वो मुस्कुरा कर बोली। कुछ नहीं, बस तुम्हें याद कर रहा हूँ और माँ ने मुझे लिस्ट पकड़ाई है, वो सामान लेने जा रहा हूँ। यहाँ भी बस यही हाल है। आपको पता है, चुन्नू और ईला सुबह से लगभग 4 बार एक दूसरे के बाल नोच चुके हैं। ये चुन्नू भी ना। और ईला, मुझे तो उसका सोच आनों के लिए फिक्र होती है। क्या करेगी वो उसका? मोह हंसकर बोला। अच्छा करेगी, आप भी ना। स्नेह मुस्कुरा कर बोली। अच्छा, और मेरी बीबी क्या कर रही है? ज़्यादा काम कर थक ना जाना, क्योंकि थका तुम्हें बस मैं सकता हूँ। मोह शरारत से बोला तो वो शर्म से सिमट गई। जाइए, कुछ भी। क्यों, गलत कह रहा हूँ? बुला लो मुझे, आज ही साबित कर दूंगा। मोह सोखी से बोला। आ जाइए ना, मैंने क्या मना किया है? स्नेह शर्माती लजाती हुई बोली। क्या आ जाऊँ मैं? आता हूँ अभी। अरे नहीं नहीं, 2 दिन बाद आइएगा। स्नेह एकदम से बोली। बस यही बात मुझे गुस्सा करती है तुम्हारी। और वैसे भी मैं कल से गुस्सा हूँ तुमसे। मेरी कुछ मानती ही नहीं हो तुम। तो और किसकी मानती हूँ? मुझे क्या पता, मेरी तो मानती नहीं हो। मोह पलटकर तुरंत बोला। मैं आपके आगे किसी और की सुन भी नहीं पाती, मानने की बात तो दूर की है। स्नेह धीरे से बोली तो वो खुद ही मुस्कुराया। मुझे नहीं पता, बातों में ना फंसाओ मुझे, जल्दी वापस आ जाओ। स्नेह, कब आऊँ मैं तुम्हें लेने? बहुत जल्दी आ जाऊँगी। स्नेह प्यार से बोली तो अब की उसने बेकरारी से उंगलियों से बाल पीछे किए थे। कमरा अच्छा नहीं लगता तुम्हारे बिना मुझे स्नेह। ऊपर से तुम्हारी चूड़ियाँ, साड़ियाँ और मेरा दिमाग खराब किए रहती हैं। जानती हो, ये तुम्हारी साड़ियों से आती तुम्हारी खुशबू मेरी आंखें नम कर देती है। मोह बोल पाता उससे पहले स्नेह बोली तो वो एकदम से चुप हुआ। आपको पता है, जब आप कहीं बाहर होते हैं ना, तो आपके कपड़ों से आती हुई खुशबू मेरी भी आंखें नम कर देती है। क्यों होता है ऐसा स्नेह? मोह ना जाने क्यों उससे पूछ बैठा। क्योंकि बेहद प्यार है मुझे आपकी हर बात से। मुझे भी, मोह दिलकशी से बोला। सुनिए, अब मैं जाऊं? माँ बुला रही हैं। नहीं, पर अच्छा ठीक है, नहीं जा रही। स्नेह उसकी मानती हुई बोली तो वो एक बार फिर उससे जीत कर हार गया। यही तो प्यार, जो हार कर जीतना सिखा देता है। अच्छा जाओ, पर फ़ोन टाइम से करना, वरना जानती हो ना मुझे स्नेह, मैं अब की फ़ोन नहीं करूँगा, सीधा घर आ जाऊँगा। ठीक है, मैं करूँगी। स्नेह मुस्कुरा कर बोली और फ़ोन रखा। उसके बाद जब वो आंगन से होकर बैठक के कमरे की तरफ बढ़ी तो नज़ारा कुछ ऐसा था। चुन्नू झाड़ू लिए सीढ़ी पर बैठा गेम खेल रहा था और झाड़न कंधे पर रखे ईला आनों की ऐसी की तैसी कर रही थी। क्या कर रहे हो यहाँ बैठे? स्नेह चुन्नू के पास जाकर धीरे से बोली। इंतज़ार किए कब झाड़न देगी, तभी तो जाले झाड़ूंगा।
चुन्नू तुम खुद भी झाड़न ले सकते हो अगर वो बात कर रही है। नहीं दीदी, मैं इंतज़ार कर लूँगा, पर झाड़न यही देगी। हमारा तय हुआ था, मैं सीढ़ी पर चढ़ूँगा और नीचे की हर चीज़ मुझे ये देगी। मैं गद्दारी नहीं करूँगा खुद के साथ। ले मर कमीने, लटक जालों में। भगवान करे तेरी बीवी तुझे इन्हीं जालों में मिले लटकी हुई। मेरी बीवी के लिए कुछ मत बोलना, इतनी हीरोइन होगी ना वो, देखने वाले की आंखें एक पल को ठहर जाएगी। सदमे में इला आगे बोली और फिर शुरू हुआ बाल खींचना प्रोग्राम। अरे रुको तुम लोग, एक दिन तुम लोगों के चक्कर में मैं गंजी हो जाऊंगी। स्नेह उन दोनों को अलग कर बोली और एकदम वो रुके स्नेह के रोकने की वजह से, नहीं सामने आती कला को देखते हुए। मुंह पर धूल, हाथ में गंदे पर्दे, बालों में साबुन की झाग लगाए वो अदा से अपने गुड्डू जी से बात कर रही थी। क्या लगता है गुड्डू जीजा फूल से फुलेरा हो गए होंगे इनकी बातें सुन। चुन्नू एकदम से इला के गले में हाथ डालकर बोला, हो गए होंगे, लेकिन वो फूल झट से मुरझा जाएगा जब कला दीदी की ये मिस इंडिया शक्ल वो देख ले। सुन फोटो खींच, वो बोली तो चुन्नू ने झट से कैमरा ऑन किया और कला ने उसे ऐसे करता देखा और उसने पर्दे फेंके। चुन्नू के बच्चे, तेरा सर फोड़ दूंगी, कला चिल्लाकर उसकी तरफ बढ़ी और चुन्नू ने रफ्तार पकड़ी। दीदी हो गया मेरा काम, आपकी ये पर्दे फेंक कर कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज़ सुनकर। चुनमुन बोला और कला ने फेंक कर उसके मुंह पर तकिया का कवर मारा और शुरू हुआ युद्ध। और स्नेह सर पकड़कर बैठ गई। दिन बीते और दिवाली में सिर्फ अब 3 दिन रह गए थे। लड़कियों ने तो साफ सफाई के बाद पल्ला झाड़ लिया था, पर अब बेचारे लड़के बचे थे जो सूली पर अभी भी लटके थे, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन के बुलाने के ज़माने में कुंती देवी के शब्दों में कि तुम सबको इंजीनियरिंग करवाने का फ़ायदा, जो लाइट डालने में इतना आलस। तो फिलहाल जुगतों पुरानी झालर को सुलझाने के साथ चुन्नू जीवन रमन के साथ छत पर ही था। बाकी लड़कियां मंडली छत पर फैले नज़ारों का आनंद ले रही थी। कल धनतेरस के साथ दिवाली के आगमन से पहले जगमगाती हुई शाम के धूध हल्के में सजी हुई झालरें, कहीं कहीं फोड़े जा रहे पटाखों को आवाज़ और रोड के उस पर सजी हुई लाइट, लड़ियों फूलों की सजी हुई दुकानें जो छत के मुंडेर से दिखाई देती। कल स्नेह और विभा और कला तीनों की विदाई थी। सोचकर ही उन तीनों का मन ना जाने क्यों भारी सा हुआ। दिवाली के छोटे छोटे किस्से अपने घर के बड़े याद आते हैं। ये तो सच है कि नसीब से ससुराल और पति उन तीनों को अच्छा मिला है, पर ये बेफिक्र दिवाली, जो बचपन वाली दिवाली, सब माँ के आंगन में ही छूट जाता है। चुन्नू का लास्ट मिनट तक दादी के साथ पटाखों के लिए उलझना, जीवन रमन का आसपास के लोगों के घर मिठाई देने जाना, लीला का पूजा से पहले लड्डू खाना, भाभीयों का तैयार होकर खुद की फ़ोटो खिंचवाना, और कल विवाह का मोमबत्ती लगाना, मम्मियों का खाने के साथ ऑब्सेशन होना, और स्नेह उसका सबसे फेवरेट काम दिए सजाना, जो वो तब तक धीरे धीरे करती जब तक सब बाहर जाकर पटाखे आधा से ज़्यादा फोड़ देते। ये स्त्री रूप भी ना बड़ा बावरा है। ना जाने कितनी भावनाएं, कितनी प्रेम यादों के रूप में आंचल में बांध पराई हो जाती है। और यही बावरा मन जब पिया घर हो तो वहाँ का और पिता घर हो तो यहाँ का, पर इस प्रेम का संतुलन भी तो ईश्वर ने उन्हें करना सिखाया है। रात कुछ गहरी हुई और सर्द भी। घर की लाइट लग गई थी और चुन्नू ने स्विच ऑन किया और जगमगा उठा घर, और रीला वहीं छत पर खटिया पर पसर गई। भगवान कसम, अगर मेरे माँ बाप की माँ ना होती तो आज पक्का बूढ़ा माता वृद्धा आश्रम में होती। मुझे ये अपने मायके के दहेज में लाई हुई झालरों को सुलझाने के जुर्म में वो पड़े पड़े बड़बड़ाई। धीरे बोलो, अगर दादी ने सुना ना तो तुम्हें ज़रूर अनाथ आश्रम पहुँचा देगी। कला पलट कर उसके पास उसे लुढ़का कर बैठ कर बोली, चिल्ला चिल्ला कर स्कीम बता दो बूढ़ा माता को तुम। कसम से आप एक रिक्शा क्यों नहीं कर लेती, उस पर बैठकर माइक बिना लिए आपकी आवाज़ पूरे आगरा में गूंजेगी। ले लो ले लो ले लो ले लो, 150 रुपया में 3 चीज़ें, झाड़ू, वाइपर और एक पोछा। वेरी फनी, पर अफसोस बिल्कुल हंसी नहीं आई। कला वैसे ही बैठे बैठे बोली तो इला ने कानों पर लगाया लंबी तंगी का स्कार्फ खींचा और उठी और जाकर स्नेह के पास जाकर खड़ी हुई। स्नेह, तुमने उस दिन की बात मोह जीजू को तो नहीं बताई? पता चले तुम कह दो, सत्यवादी बनकर चेप दो कि इला तो ऐसे कह रही थी और उनके सामने मेरी इज्जत ही ना रह जाए कोई।
नहीं बतानी थी वो बातें जो तुम मुझे सिखा रही थी? स्नेह भी ना समझी का मुंह बनाकर बोली तो इला ने उसे घूरा। ऐसी मत देखो, उसकी ज़रूरत ही नहीं लगी, मुझे तो नहीं बताया। गुड गर्ल तो तुम हो। सब लोग कल जा रहे हो ना? ऐसा करना, जो ताऊ जी ने पैसे दिए हैं दिवाली की शॉपिंग के लिए वो मुझे दे देना। क्यों? वो तीनों एक साथ बोली। अरे तुम पर खर्च करने वाले पति हैं ना तुम्हारे, अब उनका बैंक बैलेंस खाली करो। चामुंडा देवी नीचे आओ, दादी ने बुलाया है। इला आगे कुछ कहती उससे पहले ही चुन्नू आकर बोला। क्यों? पूछा नहीं। क्योंकि फिर तुम्हारा काम मुझे करना पड़ता और मैं अपने हिस्से का सब कर चुका हूँ। मर्जा कमीने, इला चिल्लाई। मुंह तोड़ दूंगी जो त्योहार के दिनों में अगर एक दूसरे को मरने मारने की बातें की। और नीचे आओ सब, ऊपर के नज़ारे अगर देख लिए हो तो कुछ काम करवा लो। सबके घर में बच्चे पैदा हुए हैं और हमारे घर में अजगर जहाँ देखो वहाँ बस फैले हुए। दिन का अंत इस बेहतरीन जुमले के साथ और अब ऊपर से नीचे सब प्रकट हुए। इला, अनो का फ़ोन आ रहा है। कमरे में घुसते हुए स्नेह उसके ऊपर मोबाइल रखती हुई बोली। हेलो। इला उल्टा पड़ी हुई ही फ़ोन उठाकर बोली। मैंने खाना खा लिया है और गुड नाइट। आनो बोला तो इला की आंखें खुली। ऐसे मुँह काहे फुलाए हुए हो? मैं कहाँ मुँह फुला रहा हूँ? कौन सी मेरी किसी को पड़ी है? अरे क्या बात है, आज मेरी सफ़ेदी की चमकार गुस्सा है? इला एकदम से उठकर बोली। भाई, आनो कुछ गंभीर हुआ। उसकी बात आज कुछ अलग थी। ना उसने पलट कर कुछ जवाब दिया और ना ही कुछ चिढ़ा। इला को कुछ अजीब लगा। कहाँ हो? इला टोन बदल कर बोली। घर पर, वो धीरे से बोला। मोह जीजू के घर नहीं गए? नहीं, आज नहीं गया मैं। इला, तुम्हें सुबह फ़ोन करूँगा, तुम सो जाओ। आनो कुछ ठहरा हुआ फ़ोन रखते हुए बोला। वो ऐसा तो नहीं था, ज़रूर कोई अलग बात थी। इला कुछ सोच में पड़ी, पर किसी सीरियस टॉपिक पर सब तक तूफान मचा ना दे। वो इला कहाँ? वो झटके से उठी और चुन्नू को ज़बरदस्ती उठाते हुए उन तीनों सरगना मेंबर के कमरे में पहुंची। सुनो, कल सुबह मैं 2 घंटे के लिए गायब हो जाऊंगी। वैसे तो बात मेरी क्लास लगकर ही ख़त्म हो जाती, पर कल धनतेरस है। मम्मियों का दिमाग गर्म होगा और दादी आधा पागल होंगे और ताऊ जी देर से दुकान जाएंगे, तो कल क्लास के नहीं जूते पड़ने का ज़्यादा चांस है। चुन्नू बोला। इसलिए घर पर बात संभालोगे तुम लोग। इला दांत उस पर पीस कर बोली। वैसे इला, हमेशा के लिए गायब हो जाओ, उस दिन बताना, मैं पक्का बात संभाल लूँगी। कला कंबल में मुंह डाले डाले उन दोनों के कार्यक्रम के बीच बोली। इतने सुख के दिन आपके नहीं आएंगे कला दीदी? वो सब ठीक है, पर जाना कहाँ है तुम्हें? स्नेह पॉइंट पर आकर बोली। अपने वाले से मिलने। ओहो, विभा मुस्कुराकर बोली। ओहो क्या? ओहो क्या? अरे आप सबके मामले में हेल्प की है मैंने, अब मेरी बारी। और आज बात चली है तो मैं पहले ही कह देता हूँ, मेरी भी बारी आएगी एक दिन, तो भूलना मत सब। चुन्नू तुरंत बोला तो सबने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं बता दूंगी सबको कि तुम मंदिर गई हो। स्नेह कुछ सोचकर बोली। उसकी बात सुन इला ने उसे अजीब से 2 मिनट देखा और फिर बोली। इसलिए स्नेह, इसलिए मोह जीजू का दिमाग हफ्ते में 7 दिन हिला रहता है। तुम्हारी बातें ही ऐसी है। अरे इस बात पर तो मैं खुद यकीन ना करूं, घर वाले क्या करेंगे? कुछ और सोचो। तो ठीक है, मैं कह दूंगी तुम्हारी एक दोस्त की दादी मर गई हैं। और हाँ, हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं और उनका दिमाग 7 दिन खराब नहीं रहता। स्नेह फिर उठकर भोलेपन से बोली। गुड, यही बोलना। अच्छा, मैं जाती हूँ। सुनो, हुआ क्या है? कहीं तुमने कुछ गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं की? विभा कुछ सोचते हुए बोली। कुछ गड़बड़ नहीं की, पता नहीं सफ़ेदी की चमकार आज कुछ मुरझाई हुई थी। वो जाते हुए बोली तो चुन्नू भी उसके पीछे गया। इसका कुछ नहीं हो सकता, बोलते हुए विभा ने सर से कंबल लिया। अगले दिन सुबह ही दीनानाथ की पूजा के साथ सूरज देवता पधारे। चूँकि आज तीनों दामाद अपनी अपनी पत्नियों को लेने आ रहे थे तो घर में चहल पहल कुछ ज़्यादा थी। सबका नहाना धोना हो गया था। किचन से पकवानों की खुशबू आने लगी थी और इला मैडम उम्मीद के मुताबिक गायब थी। अभी तो सब खुद में बिजी थे तो किसी का ध्यान नहीं गया था। स्नेह ने ही मोह का फ़ोन आने पर आनो के लिए पूछा था। पता नहीं, स्नेह 2 दिन से गायब है। फ़ोन किया था, कह रहा था भाभी को ले आओ फिर घर आऊँगा। तो आप घर चले जाते उसके? तुम्हें ऐसा लगता है मैं नहीं गया?
गया था पर वो मिला ही नहीं। अब मिलने दो तब पता चलेगा। वैसे इला गई है? गई तो है। तो सब सही कर देगी वो। आपको इतना यकीन है उस पर? बिल्कुल स्नेह, इला बहुत अलग है। तुमने देखा, भले ही उसके कारनामे अतरंगी हों पर वो कभी किसी को तकलीफ नहीं देती और मदद भी करती है, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े उसे। स्नेह, ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है। आप सबका हाल जानते हैं ना? स्नेह कुछ घमंड से बोली। होना भी चाहिए। सिर्फ पत्नी से प्यार करना बड़ी बात नहीं। जो लड़का उसकी पूरी फैमिली से प्यार करे, उनके गुण पहचाने, असली प्रेम की परख तो उसे ही है। क्यों? वो सब मेरे अपने ही तो हैं। स्नेह मोह बेहद प्यार से बोला और स्नेह की आंखें भर आई, जिसे उसने प्यार से समेटा। कब आ रहे हैं आप? बस निकलने वाला हूँ। ठीक है, कहकर उसने फ़ोन रखा और मुड़कर बाहर चली गई। इससे पहले आनो इतना मायूस कभी ना था। आज इला सुबह ही उसके घर आ गई थी पर उसका उतरा हुआ मुंह मुस्कुराया ना था। कई दफ़ा वो पूछ चुकी थी पर आनो था मुंह बनाए हुए ही था। क्या हुआ? कौन सी लड़की तुम्हारा दिल तोड़ गई जो देवदास बने हुए हो? बताओगे कुछ? तुम सुबह सुबह आ गई, घर पर क्या बताया? वो उसका जवाब बिना दिए हुए ही उसके आगे चाय बढ़ाकर उसकी फिक्र कर बोला। आनो, जब से आई हूँ पूछ रही हूँ क्या हुआ है। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और तकलीफ़ कम हो जाती है, पर शायद तुम्हारी बात कुछ ज़्यादा ही प्राइवेट है। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। इला संजीदा हुई थी पहली बार और आनो ने नज़र भर उसे देखा था। इला, उसने पुकारा। वो मुड़ी थी। नहीं बताया तो क्या नाराज़ हो जाओगी मुझसे? नहीं आनो, कुछ बात भरोसे की होती है। प्यार अपनी जगह और वो भरोसा अपनी जगह। जहाँ तक मुझे लगता है रिश्तों में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। तुम्हें ये साबित करने की ज़रूरत नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे सब बता दोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। प्यार खुशी देता है, खुश करके प्यार नहीं किया जाता। इला बोली तो सामने खड़ा हुआ आनो उसकी बात समझता हुआ बढ़कर उससे लिपट गया। मुझे लगा तुम गलत समझोगी इला, मुझे। इला, पर मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो रोते हुए बोला। माँ पापा के जाने के बाद सिर्फ मेरी रिलेटिव्स में मामा बचे थे। वो अमेरिका में अभी हैं। उन्होंने मेरी शादी फिक्स की है वहीं किसी लड़की से, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं वहाँ की किसी लड़की से शादी करके वहाँ की नागरिकता पालूँ और वहीं रह जाऊँ। तो मना कर दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इला तुरंत बोली। वो एक्चुअली क्या? इला आगे बोली। वो मैंने क्या? मैंने बोलोगे भी? उस रिश्ते के लिए उन्होंने जब मुझसे पूछा था तो मैंने हाँ कर दी थी। बहुत अच्छा किया। मैं ज़रूर आऊँगी तुम्हारी शादी में खाना खाने। गोलगप्पे ज़रूर रखना। इला बड़े आराम से बोली तो आनो ने उसे आराम से देखा। यह तुमसे मिलने के पहले की बात थी। मुझे क्या पता था उनसे पीछा छुड़ाने के लिए मैं हाँ बोलूँगा और वो सच में लड़की ढूंढ लेंगे। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? शादी कर लो, ढोल बजाने में आ जाऊँगी। क्या बोल रही हो? अरे दिमाग से पैदल इंसान, मना कर दो अब। मामा मेरी सुनते नहीं, ब्लैकमेल करते हैं कि मैं उनकी बहन का इकलौता हूँ और मैं उनकी कभी बात नहीं मानता। वो बेचारा सा बोला। तो मामी से कहो। मामी सोशल स्टेटस बना रही अपना, इसलिए फ़ोन नहीं उठाती। देखो आनो, जब मैं यहाँ आई थी तो सोचा था कि कोई सीरियस बात होगी, पर यह बात बिल्कुल तुम्हारी मार खाकर सर फूट जाने वाली है। इसलिए समंदर में तैर कर जाओ या हवाई जहाज़ के पंखे पर बैठ कर जाओ, उस लड़की को मना करो और अपने मामा को मामू बनाओ, वरना मैं बिल्कुल छन्ना मेरिया नहीं गाऊंगी, बल्कि तुम्हारे सुर ताल बिगाड़ दूंगी। समझे तुम? इला उसका कॉलर पकड़कर बोली। हाँ, समझ गया, मैं आज ही बात करूँगा, आनो डरते हुए बोला। और एक बात बताओ, लड़की का फ़ोटो तो नहीं देखा तुमने और बात तो नहीं की तुमने? नहीं, आनो तुरंत बोला। वेरी गुड। अब एक बात और, अगली बार से अगर इन बेफालतू बातों से अपना मुंह बनाकर मुझसे बात की और मुझे टेंशन दी तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी मैं। ओके, पर तुम्हें सच में टेंशन हुई थी मेरे लिए? वो बेहद इसरार से बोला तो इला झिझकी। नहीं, मैं टेंशन नहीं लेती, इला अदा से बोली। वो तो दिखता है। सुबह सुबह आकर खड़े होने से ही आनो मुंह में ही बोला मुस्कुरा कर, तो इला ने उसे तिरछी निगाह से देखा।
अच्छा अब ऐसे मत देखो, माँ के जाने के बाद मामा ही हैं जो थोड़ा बहुत मुझे याद करते हैं। आज तक मैंने उनकी कई बातें इनकार की है पर वो संभाल लेते हैं। मामी को ये सब पसंद नहीं आता, वो उन्हें सुनाती हैं कि मैं उनकी कोई बात नहीं मानता, इसलिए थोड़ा परेशान हो गया था अब की बार। अब की बात थोड़ा अलग है, मामी ने ही वो लड़की मामा को मेरे लिए बताई थी। मैं मामा को हर्ट नहीं कर पाया पर मैं उनसे बात करूंगा इला, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है कि अब देखो हमें शादी कर लेनी चाहिए। वो बोला तो इला ने कुछ सोचते हुए उसे देखा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।